इनका एक ही इंटरेस्ट है, कैसे चोरी करना है और कैसे उस चोरी को बचाना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। सबसे करप्ट तीन इदारा मुल्क आज नैब है। जितने करप्ट अफसर नैब में है, पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं है। बहुत ही सीरियस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये इनका मकसद नहीं था, मकसद तो कुछ और था। नैब इलेक्टोरल जो लॉज हैं फील करना है। नैब के कवानीन में जो तरामीम की हैं, खुद इमरान नियाजी कहते थे मुल्क का कारोबार चलाने के लिए जरूरी है। नैब लॉ कल इम्प्लीमेंट हो गया है और वो जो NRO 2 है वो दे दिया गया। या मुल्क चला लेगा नैब चला। मिसाक की मैशियत तो तब हो जब उनमें क्लैरिटी हो। प्रोग्राम मुरतब करके IMF को दिया है, अभी उन्होंने इसको कबूल ही नहीं किया। तो हमसे नशिस्त तो बात की बात है। तबाही जो आप इस मुल्क के साथ करके गए हैं उसका जवाब देना है। इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है। FIA तबाह, नैब तबाह, सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। वो उस डेवलपमेंट जिसका इंतज़ार था उसकी तरफ एक अहम कदम बढ़ा है। ये गलत होगा कहना कि हो गया जिसका इंतज़ार था। किसकी बात कर रहे हैं हम? IMF और हुकूमत की डील। और उसकी इसलिए इतनी बात हो रही है क्योंकि जो नाक़िदीन भी थे कि जी IMF के साथ डील करनी नहीं करनी, ज़रा आहिस्ता चलें, इतनी जल्दी क्या है ये वो, अब वो भी कह रहे हैं हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि आप डॉलर की कीमत देखें और महंगाई देखें, और ये भी शोर मच रहा है कि LCs नहीं खुल रहे, डॉलर्स गायब है मार्केट से। हालांकि स्टेट बैंक ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर फाइन। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो मुमालिक हैं और हमारे बड़े दोस्त, दरीना दोस्त, अहम दोस्त, वेरी स्पेशल फ्रेंड्स लाइक चाइना, सऊदी अरेबिया, वो कह रहे हैं कि जी आपका IMF के साथ होगा फिर पैसा देंगे। तो ऑल इन ऑल हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और इस वजह से हर एक इसी तरफ देख रहा है कि जी IMF की एग्रीमेंट कब होगी। एक बात और ज़रूर है कि इसहाक डार साहब और शौकत तरीन साहब, ये दोनों की एक सोच थी। इनका था जी अभी नहीं करें, आप IMF से उनसे आर्ग्यू करें, उनसे आप नेगोशिएट करें, किस तरह से उनकी हर बात माननी है। एंड इसहाक डार साहब लंदन से ये बात कह रहे थे। लेकिन बहरहाल एक दूसरी ये थी थिंकिंग कि नहीं जी इसको करें, जल्दी करें, लेट्स मूव ऑन विद इट और इससे हमें फ़ायदा होगा। तो जो दूसरी टीम थी यानी कि द वंस हु थॉट के फौरी तौर पे होना चाहिए, खैर फौरी तौर तो नहीं, फिर भी 2 महीने लग गई, उनकी बात अब मानी गई। और हम क्या देख रहे हैं कि कल येस्टरडे देयर वाज एन अनाउंसमेंट कि जी IMF ने भी ये एक्नॉलेज किया कि हम पाकिस्तान का जो बजटरी प्रोसेस है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। तो एक जो इनिशियल डिस्कशन है उस पर मॉनेटरी फिस्कल जो भी उसके टेक्निकल टर्म है, वो उस बेसिस पर एक अग्रीमेंट इस लेवल की होगी। स्टेप 2 है जी कि उसके बाद अब ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो नया फाइनेंस बिल पास करेगी 30 जून से पहले। उसके बाद होगा कि जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट होगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद फिर IMF के बोर्ड के पास जाएगी बात, उसके बाद फिर पैसा जो है रिलीज़ होगा। तो अब यहाँ से वहाँ का सफ़र और उस सफ़र में क्या क्या मसाइल पेश आएंगे, आपकी जेब कोई कम उस पर बोझ पड़ेगा, यूक्रेन भी है और वो तमाम मामलात भी हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए नाजरीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PMLN के यंग असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बिलाल कयानी साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल ज्वाइनिंग अस। हमें नाजरीन अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी PTI की लीडर भी आलिया हमज़ा साहिबा, वो हमारे साथ हैं। आलिया, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं, पहले तो पूछते हैं बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि जो बजटरी रिविजन्स हुई हैं उसमें आपने कहा कि जी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी, फिर टैक्सेस बढ़ाएं जो टॉप स्लैब है उसका, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी है जो कि अब से लेके मार्च 2023 तक उसको आपने 50 रुपये बढ़ाना है। तो क्या कहें हम कि फिर यानी कि एक प्रेशर पड़ा, फिर महंगाई का एक और नया राउंड शुरू हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखें, जहाँ तक स्पेसिफिक डिटेल्स की बात है तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इसको हम थोड़ा कॉशियसली इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये कुछ तफसीलात सामने तो आई हैं मगर ऑफिशियली फ्रॉम आइदर साइड ये सामने नहीं आई। हाँ, एक बात अलबत्ता ज़रूर आई कि IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, और हमारे एंड से भी जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि एक ब्रॉड एग्रीमेंट
तकरीबन तय पा गई है, बिलखुसूस फिस्कल मैटर्स पे, जो आपके बजटरी मैटर्स हैं उस पे चीजें तय पा गई हैं। कुछ मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर डिस्कशन जारी है, बट दैट विल नॉट बी अ हर्डल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो गई है। अगले चंद दिनों के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जी, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, MEFP के नाम से, वो एक्सचेंज होगा। तो वो फिर कुछ डिटेल्स थ्रैश आउट होंगी, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मेन चीजों पर तय पा गई है। जो बात आपने की है जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, वो तो आपने देखा कि बजट के अंदर भी एक टारगेट मेंशन हुआ है, मगर इसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको अगर ये और जब भी ये इसका इतलाक होगा भी, तो ये ग्रेजुअल होगा और ये हालात देख के होगा। अभी आपने देखा है कि ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी हाई रही हैं, हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन भी काफ़ी हुई है। और अब आज बल्कि एक खबर मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगा, मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि $2.3 बिलियन की लोन फैसिलिटी एग्रीमेंट आज चाइनीज़ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने साइन की है, जो पाकिस्तानी साइड ने कल की थी और आज उस कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने साइन की है। इससे $2.3 बिलियन की इन्फ्लोज अगले 2-3 दिन में हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएंगी और इसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी दाद दें। जी ये पक्का ट्वीट है, क्योंकि याद है इन्होंने 3 हफ्ते पहले भी कहा था। तो उसी की अब ये नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन उस वक्त कहा था 2-3 दिन में। अब इट्स डन डील। जी, अब वो कंसोर्टियम्स ने जो भी उनकी टेक्निकलिटीज थी, जो भी उनकी चीजें तय करनी थी लीगली एक्सेट्रा, दे हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड एंड द इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 2 to 3 days। तो वो $2.3 बिलियन की जब आपकी इनफ्लो आएगी, आपके रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट होगी, तो यकीनन उससे मार्केट्स में और लोग इस्तेकाम आएगा और इसमें चाइनीज गवर्नमेंट को भी दाद देनी चाहिए, दे प्लेड अ क्रिटिकल रोल। तो इस चीज को मैं जो पहले बात में कर रहा था जी, जो आपका सवाल था PDL के हवाले से और पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, कि आप देखेंगे इंशाल्लाह जब हमारी करेंसी में भी थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा या हो इंशाल्लाह थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी आएगी पाकिस्तान रुपये में, अगर थोड़ा सा अप्रीशिएट अगर करता है डॉलर के मुकाबले में, और ऑयल प्राइसेस भी जो काफ़ी ऊपर हैं, अभी हमें उम्मीद है कि उसमें भी थोड़े से सप्लाई शॉक्स में शायद स्ट्रेन कम हो, डिमांड साइड से भी थोड़ा कम हो, तो ऑयल प्राइसेस भी अगर नीचे आएंगे। क्यों कम होगा डिमांड से? जी, क्योंकि अभी आपका रशिया और US जो कॉन्फ्लिक्ट, रशिया में जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सॉरी, उसकी वजह से आपने देखा कि ग्लोबल सप्लाई शॉक रहा है, जिस वजह से और तो वो रहेगा, वो तो गोना गेट वर्स। मगर आई मीन पीपल हैव डिफरेंट व्यूज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली इंपैक्ट करती हैं, मगर 2 दिन के लिए कम हुआ था फिर बढ़ गई। मगर ऑयल प्राइसेस और आपकी करेंसी के दरमियान हमारी कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की कि जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इतलाक हो भी, तो इस तरीके से हो कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में मजीद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में मजीद इजाफा आवाम के लिए ना हो। ठीक है जी। आलिया वेलकम। ये बताइएगा कि आपने गुफ्तगू सुनी और ये भी आप सुन रही हैं कि सब लोग, हम कोई है शाज़ो नादिर जो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि IMF के साथ कोई एग्रीमेंट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत। कुछ तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की लाइफलाइन थी ये, जो कि जिस पे एक प्रेशर आया हुआ था। आप क्या कहती हैं? आपको याद है जब हमारे दौर में IMF की डील होती थी तो पहले क्या कहा जाता था, अगर ये डील हो गई तो मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क बिक जाएगा, गिरवी रखा जाएगा, महंगाई का तूफान आएगा, मजीद टैक्सेस लगेंगे। अब आप सुन रही हैं क्या हो रहा है, मईशत ठीक हो जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा, बहुत अच्छी खबर है, मुल्क का फायदा होगा, डॉलर रेट कम हो जाएगा, शहद की लहरें बहेंगी। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ, तब भी मुल्क के मफाद में ही IMF के पास जाया जाता था। हमें भिखारी कहकर या हमारे ऊपर ये बातें करने वालों को सिर्फ मैं ये बात याद कराना चाहती हूँ कि कोई भी हुक्मरान भीख मांगने के लिए जब जाता है ना, तो अपनी इज्जत नफ्स कितनी कम करनी पड़ती है, ये मैं भिखारियों को जरा याद करा दूं। अब अगर आपको याद हो, एक चीज पे मैं कैटेगोरिकली बात करना चाहती हूँ, हमें पिछले 2 हफ्ते एक ही बात पे पेट्रोल की प्राइसेस पर कहा गया कि जी इन्होंने IMF से मुआहदा किया था, इसलिए हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। और बीबी साहिबा इनकी जो इनकी लीडर है, वो तो बाकायदा एक फटे हुए कागजों के ऊपर एक पूरी पर्ची लाकर उन्होंने हमें IMF का मुआहदा पढ़ा दिया, जो बेसिकली 174 पेजेस का था। अब कल हमें ये पता चले कि जी ये तो आलमी महंगाई की वजह से बढ़ रहा है तेल, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं कि सिर्फ आलमी महंगाई की वजह से नहीं बढ़ रहा, ये इनकी जिससे कह दे बैड गवर्नेंस की वजह से भी है, क्योंकि बेसिकली जो रुपए की बेकदरी हुई है, उस रुपए की बेकदरी की वजह से 30 से 40 रुपए पेट्रोल प्राइसेस के अंदर जो आई है, ज्यादा हुई है, वो सिर्फ इनकी बैड गवर्नेंस को जाता है। अब ये जो बात करें ना IMF के मुआहदे की, और मैं दूसरी तरफ नहीं आऊंगी, IMF के मुआहदे में बिल्कुल आपने ठीक एक्सप्लेन की है, ये जो IMF इस वक्त वर्ड यूज करे वो इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस का यूज कर रहे हैं, जबकि हमारी मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इनका बोर्ड एग्रीमेंट हो चुका है। बेसिकली जो वर्बल एग्रीमेंट तक ये पहुंचे हैं, अभी भी इसमें टाइम लगेगा और पैसे आने में चाहे वो मिड जुलाई या एंड जुलाई हो जाएगा।
इनको बताने के लिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अवाम को मैं बताना चाहती हूँ, ये जो बजट सेशन ये खेल रहे हैं ना, और ये जो हमें ये बताते थे कि हम मिनी बजट ले आए, हम अब ये वाला बजट ले आए, सबसे पहले वाला जो बजट आया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उस पे पार्लियामेंट में या सेनेट में बहस किस चीज पे हो रही है, क्योंकि बजट तो वो होगा जिसके साथ ये IMF के ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके लिहाज से ये सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, जिसके लिहाज से ये और टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाने जा रहे हैं, जो तकरीबन 450 अरब का टैक्स है। ये सारी चीजें तो अभी आनी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि क्या एक दफा दोबारा पार्लियामेंट या एक दफा दोबारा सेनेट उसके ऊपर बहस करेगा, उसके ऊपर अमेंडमेंट आएंगी, होगा क्या यहाँ पर? ये अवाम का भी टाइम वेस्ट करें, ये पार्लियामेंट का भी टाइम वेस्ट करें, ये पैसे भी वेस्ट करें। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, और इन लोगों के लिए जो इस वक्त डॉलर 215 का भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल तो छोड़ दे, रेमिटेंसेस -23% डाउन हो गए, एक्सपोर्ट -10% डाउन हो गए, रिजर्व मोर देन -40% डाउन चले गए, $8.9 बिलियन से भी वो नीचे जा रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो इस लोड शेडिंग की वजह से इतनी सफर हुई है कि हमारे ऑर्डर यहाँ के कैंसिल होकर बांग्लादेश और इंडिया में वापस जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन इस दफा डिक्रीज हो रही है, और बाकी तो ये सारे सम्राट आप जो देख रहे हैं, बिजली के प्राइसेस का आज हम सुन रहे हैं कि इन्होंने मौखर कर दिए, लेकिन कल ही इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट में कोई 8 रुपए बढ़ाए। ये सारी कॉस्ट जो NRO2। अच्छा ये बताएं, एक सेकंड में आलिया, आई हैव गॉट योर पॉइंट। आलिया मुझे बताएं ये कि अगर आपको आवाज आ रही है कि तो क्या करते, मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर आप लोग इस वक्त होते तो क्या करते। आई मीन आपकी तमाम मैंने बातें सुनी है, ये बात तो दुरुस्त है कि एग्रीमेंट नहीं हुई, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन ये क्या करते? मैम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम बार बार इनको कह रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि मैं ऑपोजिशन में बैठी हूँ और मैं क्रिटिसिज्म करूंगी, इनको रशिया के साथ डील कर लेनी चाहिए। देखिए, आपने यूरोपियन न्यूज़पेपर की एक प्रॉपर रिपोर्ट आई है जिसमें 54% चाइना से रशिया ऑयल इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया की ऑयल इंपोर्ट, और इंडिया उसी ऑयल को रीएक्सपोर्ट करके अपने रेवेन्यू को जनरेट करे। जी, उन्होंने 16% ज्यादा लिया। अच्छा, मुझे इनके पास बिलाल के पास जाने दें। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं सिर्फ डिस्कस कर लूं, और आपने ये रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी कि इवन जो अमेरिकन बेड़े हैं वो ऑयल री एक्सपोर्ट करके अमेरिकन और यूरोपियन। बिल्कुल आप सही कह रही हैं आलिया, इस पर हमने भी बहुत बात की है। बिल्कुल, और इनफैक्ट आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये सवाल उठाया कि जी इस पे रिपोर्ट दें कि क्या हुआ। अच्छा, अब आप सिर्फ इतना देखें, मुझे इनके पास जाने दें। आलिया, लेट मी गो टू बिलाल, उनसे पूछते हैं जो आपने बहुत से सवाल उठाए। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लूं तो आप फिर बिलाल जल्द, वेरी क्विकली। मैं जो इसमें पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, ये अभी ये कह रहे हैं, आपको पता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इस वक्त दोनों अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर है। इंपोर्टर कह रहे हैं कि मैं जल्दी LC खुलवा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, डॉलर का रेट आज 215 में मिल रहा है, कल 220 का, बिल्कुल ठीक। एक्सपोर्टर डॉलर लाना बंद कर रहे हैं। काफी बातें जी, बिल्कुल। अब मुझे आने दे आलिया, लेट मी कम टू बिलाल। जी बिलाल जी, तो ये अनसर्टेन, ठीक है, ओके, गुजारिश है जी, अब मौका दे दीजिए तो मैं बड़ा मशहूर हूँगा जी। देखिए, कैन यू स्टार्ट विद द रशियन ऑयल बिट? क्योंकि रशियन ऑयल पे तो हकीकत सबके सामने जी, जिस तरह इनकी यूएस की कंस्पिरेसी, इसी तरह का रशियन ऑयल। एक हमाद अजहर साहब का यकतरफा खत है जो अनरिप्लाइड है, जो ये रशिया से विजिट करके आए, ना उसके मिनट्स में ना उसके प्रेस रिलीज में कहीं उसका जिक्र है। एक खत उनने भेजा जिसका जवाब नहीं आया हुआ। सो इट इज ऑल, आई मीन देखिए, नहीं एक सेकंड बिलाल, मुझे उस पर ये कहने दे। माई ओन व्यू ऑन दिस इज के अगर खत का जवाब नहीं आया, इसका मतलब ये तो नहीं आपको कोई कदगन तो है। मैं आपको जी, आप सही कह रही हैं, एंड आई टोटली एग्री कि वी शुड रिमेन ब्रॉडली एग्नोस्टिक टू द मार्केट्स, जिससे हम ऑयल प्रिपेयर करते हैं, जहां से हमें सस्ता मिले हमें लेना चाहिए, हमें ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर देखें, इसमें दो बातें बड़ी अहम है। पहली ये कि आप की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्विजिशन होती है वो ओपन टेंडर से होती है, उसके अंदर रशियन कंपनीज कैन आल्सो कम। नाउ अगर वो नहीं भी आ रही तो फिर भी हमें उनसे अप्रोच करना चाहिए। मगर आजकल
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो एक ग्लोबल जो आपका स्विफ्ट का बैंकिंग सिस्टम है उससे भी रशिया आउट है. सो वी ऑल्सो हैव टेक्निकल डिफिकल्टीज राइट नाउ रिगार्डिंग हाउ यू कुड इवन ट्रांजैक्ट विद रशिया. बट यू नो दैट आलू वगैरह जा रहे हैं यहाँ से थ्रू अफगानिस्तान, ऑलरेडी गुड्स आर गोइंग. जी, बट द थिंग इज इट्स नॉट एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दे से. फर्स्टली वी डोंट इवन नो वेदर देयर इज दैट पोटेंशियल फॉर अ डील, एंड आई टोटली एग्री कि पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर जो अफसरान बैठे हैं उनको यकीनन ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए, मगर ये जहन में रखते हुए कि अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग रीच कर भी लें तो आजकल रशिया के साथ वैसे ही ट्रांजैक्ट करना बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट वेरी इजी बिकॉज दे आर आउट ऑफ द ग्लोबल. अच्छा, शिकायत आप लोगों से ये, लेट मी बी क्लियर, शिकायत ये है कि कहीं नजर नहीं आता कि हुकूमत ने कोई एफर्ट किया हो करने के लिए इसको, या फिर सामने आके कहते जी हमने इतने मिनिस्टर्स गए हैं ये किए वो. दैट्स द क्वेश्चन. अच्छा, अब बाकी इश्यूज पे आ जाए. जी, वेरी क्विकली. IMF का ने कहा जी, IMF कि हम जब ये थे तो हम ये कहते थे, उसकी वजह ये थी कि आपने एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट किया. ये कहने के बाद कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF नहीं जाएंगे. आपने एक बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट किया. असद उमर साहब को आपने परफॉर्मेंस पे फारिग किया. हफीज शेख साहब ने आके वो प्रोग्राम के कॉन्टोर्स फाइनल किए जो उस टाइम पे साइन किए थे, और उस टाइम के फाइनेंस सेक्रेटरी घर चले गए थे इस बात पे कि आप फ्रंट लोड कर रहे हैं प्रोग्राम को. एक अच्छा ऑफिसर हमने लूज किया. उसके बाद ने प्रोग्राम कभी स्टॉल किया, कभी रिवाइव किया, और अब हमें शिकायत यह है कि आपने ही एक जो बैडली नेगोशिएटेड प्रोग्राम था उसको दिसंबर के अंदर खुद नई शराइत उसके अंदर डलवा के मार्च में खुद रेनेक्ट किया, उस टाइम पे जब आपकी पॉलिसीज की वजह से करंट आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्राइसिस आ चुका था. आपने उस टाइम पे गैर जिम्मेदाराना तरीके से IMF को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उनका प्रोग्राम स्टॉल किया, जिससे हमारी वो इन्फ्लोज भी रुकी और बाकी मार्केट में भी अदम इस्तेहकाम आए. और आज जो इस डॉलर की और ये डिप्रिसिएशन की बात करें, ये इस तरह हमेशा माजरत के साथ आलिया साहिबा और इनके कॉलीग जिस शो पे मैं जाता हूँ ये मईशत के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे 2 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. और अभी भी हम इनका ही एक गंद साफ कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसके अंदर एक कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें. जमात इस्लामी क्यों? मतलब कि फॉर एनी अदर पार्टी फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज टॉक एज इफ 2-2.5 महीने पहले इनकी नहीं किसी और की हुकूमत थी, और इस तरह ये इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं जैसे इनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है. तो दूसरी जो इन्होंने बात की कि मेरे ख्याल से IMF के हवाले से ही ये जिक्र कर रही थी. I'm sorry, I don't know. There was another question that she had, which I'm happy to address. नहीं, वो बात करी थी कीमतों का कि ये किधर जाएंगी. जी, कीमतों के हवाले से. जी, तो जी कीमतों में नहीं, वो कह रही ना कि अभी जो आपने सब अग्रीमेंट्स किए ये रिफ्लेक्ट करेगा और लोगों के क्या हाल होगा आने वाले दिनों में. ये देखिए, और अभी आप वापस जाएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होगी सेनेट में, यू विल गो थ्रू. देखिए, इट वाज बिटवीन दिस एंड डिफॉल्ट राइट नाउ. डिफॉल्ट इज व्हाट श्रीलंका लुक्स लाइक. देखिए, खुद कह रही है ना 8.9 अरब डॉलर से नीचे चला गया था, तो दैट इज व्हाट डिफॉल्ट लुक्स लाइक. अभी जो हमें मेजर्स लेने पड़े हैं, ये IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना, ये चाइनीज जो इन्फ्लो की मैंने बात की इसलिए जरूरी है बिकॉज वी नीड डॉलर्स ताकि हम डिफॉल्ट ना करें. और इसीलिए यस, ये एक पेनफुल फेज है, मगर हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक इन्वर्टेड यू कर्व होगा. आइंदा चंद माह में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी और महंगाई की शरह में भी कमी आएगी इंशाल्लाह. बट एट द मोमेंट जो हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े ये जरूरी है और ये जिम्मेदाराना है, इसकी जो मर्जी पोलिटिकल कॉस्ट. आपने बेसिकली 2 अल्फाज में कहा है कि या डिफॉल्ट होता है या हम ये अग्रीमेंट करते हैं. जी, दिस इज वेरी. तो ये आलिया, वेरी क्विकली बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट. नसीम मैम, सबसे पहले तो मैं इनकी US कॉन्स्पिरेसी का जवाब दे दूं. इनकी US कॉन्स्पिरेसी का ना नतीजा कल ही सामने आ चुका है. पहला नतीजा था भारत के शिद्दत पसंद रवैये के बावजूद ताल्लुकात बहाल करने में क्या हर्ज है बिलावल सरकारी. दूसरा नतीजा सलीम मांडीवाला इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है. और तीसरा कल जो नजम सेठी साहब की स्टेटमेंट है अमेरिका को अड्डे देने में क्या हर्ज है. मफादात एक चीज होती है और उसके अलावा ना खुददारी कोई चीज है, ना इज्जत और अहमियत कोई चीज है. और बाकी जो हुसैन हकानी जो कुछ अर्सा पहले इनके लीडर से मिले के न्यूक्लियर असासों से दस्तबरदारी में क्या हर्ज है, और एक्सन इकबाल साहब करप्शन हर मुल्क में क्या हर्ज है. तो ये US कॉन्स्पिरेसी का जवाब तो इन्हें शायद इन्हीं चीजों से मिल गया होगा कि यही सारी चीजें इमरान खान नहीं करना चाहता था. इसीलिए आप कठपुतली बने और आपने अपने नैब केसेस से NRO लेने के लिए ये सारा कुछ किया. अभी आ जाए रशियन ऑयल के ऊपर. मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही वेरी क्विकली आलिया, वी नीड टू वाइंड अप. बेवकूफ है या कौन बेवकूफ है? इन्हें ये नहीं पता इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लग रही, श्रीलंका पे सैंक्शंस नहीं लग रही, चाइना पे सैंक्शंस नहीं लग रही, बांग्लादेश उनसे ठीक है, वो उनको दे नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव. बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि हमने उनके साथ उसमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है. आलिया, अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रहा है सेगमेंट का टाइम. नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारे साथ अली जफर साहब होंगे, इरफान कादिर साहब होंगे. बात करेंगे नैब में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर. स्टे विद अस.